हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू चैप्टर, विच इज़ चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑलरेडी हमने बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। हमने डिटेल में चैप्टर्स को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि उसके केस स्टडी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं फॉर 80 मार्क्स। जी हाँ, 80 मार्क्स के लिए हमने हर एक चैप्टर को प्रिपेयर किया है। तो सोचो कितने बढ़िया तरीके से हमने उन दोनों चैप्टर्स की तैयारी करी होगी। तो अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका जो ड्रीम मार्क्स है, आपके वो जो ड्रीम मार्क्स जो आपने सोचे हुए हैं, वो ज़रूर आपको दिलवाने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। ठीक है बच्चे, तो जिन्होंने अब तक भी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 नहीं पढ़े हैं, तो आज की वीडियो के बाद फटाफट से प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपने चैप्टर नंबर 1 और 2 को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताएगा। चैप्टर नंबर 1 इंटायरली मैनेजमेंट के ऊपर था, जहां पर इन्होंने हमें ये समझाया कि मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कह सकते हो कि उसी मैनेजमेंट को चलाने के पीछे कौन सी गाइडलाइंस, कौन से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से हम मैनेजमेंट को यहाँ पर फॉलो करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया। तो चैप्टर नंबर 2 था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा ये मैनेजमेंट कैसे माहौल में रहता है, हमारा ये मैनेजमेंट अपने आप को किस तरीके से बाहर के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करता है, बेसिकली ये चैप्टर उसी चीज़ के बारे में है। ठीक है, कि बिजनेस का माहौल कैसा है, यानी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है। तो बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत ही कम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। अभी तक जो हमने 2 चैप्टर पढ़े, थोड़े से हमारे लेंथी चैप्टर्स थे, बट ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये छोटा सा चैप्टर है, जिसमें हम लोग मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास डीमोनेटाइजेशन का, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो आपको मैं यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, ये हैं एज पर आर CBSE करिकुलम। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो डिसाइड किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बट इससे भी पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो चीज़ ये, अटेंडेंस लगा दो। क्लास 12 वाले बच्चे बिल्कुल अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, क्लास 11 वाले बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं, क्लास 12 वाले क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो फटाफट से अटेंडेंस लगाइए अपनी, कि हम मैम प्रेजेंट हैं आपकी क्लास में, और आज की क्लास भी हम बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करेंगे, और अब तक की क्लासेस भी हम बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करते आए हैं। और आप कहाँ से हैं, ये सब चीज़ें भी अपनी मैम को ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी कि हम लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बहुत तेज़ धूप हो रही है, क्या वो धूप आपको अफेक्ट करती है या नहीं करती है? परेशान होते हो ना, तो इसलिए सोचते हो कि चलो यार अम्ब्रेला लेकर चलते हैं, है ना, या एक हैट लगा कर चलते हैं। या फिर जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तो बारिश जब आपको भिगा देती है तो मज़ा तो बहुत आता है, बट कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा है ना। यानी कि जब एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये हमें अफेक्ट करता है। और क्या ये हमारे कंट्रोल में है? क्या बारिश को रोकना हमारे कंट्रोल में है? क्या धूप को रोकना हमारे कंट्रोल में है? नहीं ना। हमें बस खुद को प्रिपेयर करना होता है कि जैसे जैसे ये हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को रेडी करना होगा। जब समर है, मतलब अब गर्मी चल रही है, तो हम गर्मी के हिसाब से रह रहे हैं ना। जब ठंड आएगी तो हम ठंड के हिसाब से रहना शुरू करेंगे। बट क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्यों अपने आप को तैयार कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा जो इन्वायरमेंट है, ये हमें अफेक्ट कर रहा है। तो बेटा, हमारा बिजनेस भी तो किसी एनवायरनमेंट में काम करता होगा ना। हाँ, उसे इस धूप छांव का फर्क नहीं पड़ता, बट उसको भी, वो भी जिस माहौल में काम करता है, वो भी जब अलग अलग तरीके के लोगों के बीच में रहकर काम करता है, तो उसके ऊपर भी तो किसी ना किसी चीज़ का असर पड़ता होगा। तो बेटा, उसी माहौल के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मैडम है क्या? थोड़ा सा और डिटेल में बताओ कि कैसे ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। बेटा, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं,
कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। कई बार डायरेक्टली अफेक्ट कर जाते हैं तो कई बार इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि तुमने अपनी एक दुकान खोली ये सोच के, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि अभी फिलहाल इस मार्केट में जिस चीज़ का काम मैं करने जा रहा हूँ ऐसा काम किसी ने नहीं खोला है। अब तक मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि कोई फोटोकॉपी की मशीन है यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फोटोकॉपी की मशीन लगा देता हूँ और फोटोकॉपी करने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। तुमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, बट अचानक से 15 दिन बाद तुम्हारा ही एक क्लासमेट तुम्हारे बराबर में 2 दुकान छोड़कर उसने भी यही काम शुरू कर दिया और तुमसे सस्ते में फोटोकॉपी उसने करना शुरू कर दिया। बिजनेस कर रहे थे ना एक माहौल में, एक नए बंदे की एंट्री हुई और उसने तुम्हारा चलता चलाया बिजनेस खराब कर दिया। ये हैं वो फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो जरा पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी। तो देखिए बेटा, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल of all the individuals, institutions and other forces। बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है। सम टोटल मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कैसे चीजें हैं? जैसे कि ये कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा भी दोस्त आया, ये कुछ लोग हो सकते हैं, कोई एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, या और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो आपके बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन ये सारे ही फैक्टर तुम्हारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को जरूर अफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, धूप छांव बारिश ये हमारे कंट्रोल से तो बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी सेहत पर असर तो कर रही है ना। बहुत ज़्यादा बारिश में भीग जाओगे तो ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, धूप सर में दर्द कर देती है कई बार। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, बट नेगेटिव ही अफेक्ट करती है क्या हर बार? नहीं। कई बार जब बहुत ही अच्छा मौसम होता है ना, बहुत अच्छा मौसम होता है, जब तुम कहते हो कि आज तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला मौसम है, बस कोई एक साथी मिल जाए तो फटाफट से हम निकल पड़े एक लॉन्ग ड्राइव पे, तो कई बार वो आपको खुशी भी तो दे रहा है। तो ये इन्वायरमेंट अगर सुख का कारण है, दुख का कारण है, दोनों चीज़ों का कारण है। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई जो तुम्हारे बिजनेस के फेवर में थी, तो उससे तुम्हारी चांदी चांदी हो गई, तो ऐसे में तो तुम्हारी बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी हो गई ना। तो इसीलिए बोला गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी चीज़ों का सम टोटल है जो आपके बिजनेस के कंट्रोल में तो देखो नहीं है, आप तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो उन सब चीज़ों को, बट वो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट करे या इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। ठीक है जी, समझ आ गई डेफिनेशन? चलो बहुत ईजी है, ये चैप्टर को पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और तुम्हें पता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें अपने सीए सर को ड्यू भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखो फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए हमारे जो सीए सर है ना वो ड्यू चले। तुम्हें पता है ना कौन से वाले सीए सर की मैं बात कर रही हूँ जो ड्यू जाते हैं? तो बस उन्हें ही बता देना कि सर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सीए सर ड्यू चले। तो बेटा कैसे सीए सर ड्यू चले हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। जहाँ पर सी से हमारा मतलब क्या है बेटा? सी से हमारा मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी। सी से क्या मतलब है बेटा? कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद ए से क्या मतलब है मैम? ए से बेटा ए से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर? एग्रीगेट। ए से क्या मतलब है यहाँ पे हमारा? एग्रीगेट। अब एग्रीगेट मतलब टोटलिटी, ठीक है, एग्रीगेट मतलब टोटल होता है। उसके बाद मैडम एस से क्या मतलब है? एस से बताओ। एस से बेटा हमारा मतलब है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। एस से क्या मतलब है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आई से क्या मतलब है? आई से मतलब है इंटर रिलेटेडनेस। बेटा लिखो अपनी समरी नोटबुक में, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ लिखना होता है ना समरी नोटबुक में, तो ये वाली जब एक्रोनिम्स में इस तरीके की लिखती हूँ तो उसको लिखा करो साथ साथ। तो आई से हो गया इंटर रिलेटेडनेस। उसके बाद मैडम आर से क्या है? आर से है बेटा रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, ठीक है। डी से क्या है मैडम? डी से है बेटा डायनामिक, और यू से है अनसर्टेनिटी, ठीक है। यू से क्या है? अनसर्टेनिटी। तो ये हैं कुछ हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी, एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ क्या लिख लो चाहे? एग्रीगेट ऑफ
एक्सटर्नल फोर्सेस, ये एग्रीगेट ही याद रखो फिलहाल, अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एस से है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई है इंटर रिलेटेडनेस, आर है हमारा रिलेटिविटी, डी से है हमारे पास डायनामिक और यू से हमारे पास अनसर्टेनिटी, ठीक है। चलो अब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर केस स्टडी पूछी जाती है। जो भी फीचर्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, बहुत रेयर है कि उसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आता है कि ये वाला फीचर बता दो, ये वाला फीचर बता दो। ज़्यादातर ये वाला टॉपिक केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिख भी लेना जब आप नोट्स बना रहे होगे कि ये वाला टॉपिक केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बातें अपनी समरी नोटबुक में लिखना है पॉइंट्स बना के कि मैम ने इस वाले चैप्टर के अंदर ये चीज़ें मेन बताई थी, ठीक है। तो जब चैप्टर का हेडिंग लिखते हो तो उसके नीचे पॉइंट्स टू रिमेंबर करके भी एक पेज छोड़ दिया करो कि जब भी मैं क्लास में आपको कोई चीज़ें बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए, वो चीज़ें आप वहाँ पर लिख लिया करो, ठीक है। तो एमसीक्यूज जो ज़्यादातर आते हैं वो इस टॉपिक में से भी आ सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हमारा पहला ही पॉइंट, उसी से रिलेटेड ये ऊपर पिक्चर थी हमारी, एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एग्रीगेट है बेटा। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और ये उन सभी चीज़ों का टोटल है। कैसे मैम, कैसे टोटल है ये बताओ ज़रा। तो उसके लिए एक बार ज़रा मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम फिलहाल अभी यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट हम लोग अपने बिजनेस के अंदर देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे मैन, मशीन, मटीरियल और मैनेजमेंट आते हैं, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं फिलहाल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, क्योंकि अभी जब मैंने आपको फीचर के अंदर हेडिंग बताई तो फीचर में मैंने बोला भी यही कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। तो इन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है वो? माइक्रो और मैक्रो। तो इन्हीं दोनों का टोटल है, जिसमें जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ये याद कर लीजिए कि इसमें होता है कॉस्मिक। क्या होता है इसके अंदर? कॉस्मिक। मैडम कॉस्मिक का मतलब क्या होता है वो भी बताओ। कॉस्मिक मतलब बेटा इसके अंदर कॉस्मिक में सी जो है वो होते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स। सी क्या होता है बेटा? कॉम्पिटिटर्स। ओ होता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एस जो है बेटा वो आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है। एस क्या होते हैं? सप्लायर्स। एम से है बेटा मार्केट। एम से क्या है? मार्केट। और आई से है हमारे पास इन्वेस्टर्स। आई से क्या है हमारे पास? इन्वेस्टर्स। और सी से है हमारे पास कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ये कुछ फोर्सेस आते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्मिक। कॉस्मिक मतलब क्या है? कॉम्पिटिटर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, मार्केट, इन्वेस्टर और कंज्यूमर। अब इसी तरीके से एक आपको यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर और बड़ी चीजें आ जाती हैं, जिसके लिए आप याद करेंगे लीगल पेस्ट। क्या याद करेंगे जिसके लिए? लीगल पेस्ट। जहां पर लीगल का मतलब क्या है बेटा? लीगल का मतलब है यहाँ पर लीगल एनवायरनमेंट। लीगल से क्या मतलब है? लीगल एनवायरनमेंट। उसके बाद पी से मतलब है बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पी से मतलब है पॉलिटिकल। फिर ई से मतलब है आपका इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। एस से मतलब है बेटा आपका सोशल एनवायरनमेंट। और टी से मतलब होता है बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना अभी मैं डिटेल में पढ़नी है, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो दो तरीके का एनवायरनमेंट है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कॉस्मिक के नाम से जान रहे हैं, और मैक्रो के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हम जान रहे हैं लीगल पेस्ट के नाम से, यानी कि लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जिसके साथ हमारा बिजनेस डील कर रहा है। अगर मैं माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करूं कि माइक्रो एनवायरनमेंट कैसे हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि आपका इन्वेस्टर, आपके इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, ठीक। उसने आज 1 लाख रुपए लगाए, कल को वो विड्रॉ कर रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए मुझे वापस दे दो, तो एकदम से आपके बिजनेस से वो 1 लाख रुपए निकल रहे हैं ना, तो क्या ये आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे? और डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, है ना। बट वहीं पे कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई या गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। और आप कह सकते हो कि ये पूरी इकोनॉमी के साथ हो रहा है, जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, वो सबके साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट इन सभी चीजों का क्या है? सम टोटल है, ठीक है। तो देखो जरा डेफिनेशन,
इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म। ये उन सभी चीजों का सम टोटल है जो हमारे बिजनेस फर्म से बाहर है, एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। लेकिन चलते ये सब चीजें एग्रीगेट में, यानी कि इन टोटल ही हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जोमेटो का, कि जब कोविड-19 आया था ना बेटा, जब कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, देन जोमेटो स्टार्टेड डिलीवरिंग द ग्रोसरीज ऑल्सो। अब उस टाइम पे फूड की डिलीवरी तो बंद हो गई थी ना, जब रेस्टोरेंट्स ही बंद थे तो फूड डिलीवरी कहाँ से होती? तो ऐसे में तो जोमेटो ऐप ठप पड़ जाती ना, जोमेटो की कंपनी कैसे काम करती? तो उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, खाना सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जो ग्रोसरीज आइटम है वो तो सब लोग मंगवा ही रहे हैं, इसेंशियल्स तो सबको चाहिए, और इवन कोई बाहर जाना भी नहीं चाहता है तो सबको ये चीज़ें घर पर ही चाहिए, घर बैठे ही। तो जोमेटो ने भी क्या किया, उस टाइम पे ग्रोसरीज डिलीवर करना शुरू किया। सो इट वाज नॉट जस्ट अ कंपनी डिसीजन, तो ये कोई कंपनी का सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, इट रिस्पॉन्डेड टू द इकोनॉमिक। ये उस टाइम पे इकोनॉमी में जो चल रहा था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया, कि उस टाइम पे इकोनॉमी में इसेंशियल्स की डिमांड थी, ठीक है। और सोशली भी ये जरूरी था, क्योंकि जो लोग थे वो घरों में थे, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। क्यों नहीं निकल सकते थे? क्योंकि लीगली लॉकडाउन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे जिन्होंने मना किया था कि बहुत ज्यादा घर से बाहर मत निकलो। तो दैट फोर्सेस देम टू डिलीवर द ग्रोसरीज। तो इसीलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ग्रोसरीज को डिलीवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो समझे आप लोग कि किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट इन सब चीज़ों का सम टोटल है। कि देखो 3 चीज़ें आई, मैंने जो मैक्रो एनवायरनमेंट में 5 चीज़ें लिखी थी उसमें से 3 के नाम यहाँ पर आ चुके हैं, इकोनॉमिक, सोशल और लीगल। तो किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आप समझो। तो यहाँ पर टोटलिटी का मतलब क्या है? एवरीथिंग अराउंड द बिजनेस, कि बिजनेस के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर बिजनेस को ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो खुद भी हमेशा चारों तरफ नजर रखा करो, क्योंकि आपके आसपास की चीज़ें भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकती हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल प्लेटफॉर्म, सब चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। तो हमेशा इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा ये आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है। कई बार आप जब शैतानी करते हो तो आपके पेरेंट्स भी कहते हैं ना, इसका सर्कल ही खराब है, इसका फ्रेंड्स ग्रुप ही खराब है ना। तो आपकी परफॉर्मेंस का जो कह सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी जाती है कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेसेस के साथ भी होता है। अब नेक्स्ट बेटा समझेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस के बारे में। तो बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है? स्पेसिफिक नाम बताता है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि ये कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात हो रही है। याद है अभी जस्ट मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट बताए, तो बेटा ये हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। आप इसको लिख लीजिएगा साथ साथ कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैम ने क्या बताया है कि स्पेसिफिक फोर्सेस को ही माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, जिसमें हमें कॉस्मिक मिलते हैं, है ना। तो दिस इंक्लूड्स द इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स। ऐड कर लो अगर उसमें से कोई चीज आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, जैसे कि हमारा मार्केट हो गया यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। एंड दिस फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली। ये है की पॉइंट कि स्पेसिफिक फोर्सेस आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इमीडिएटली अफेक्ट करता है इन द डे टू डे वर्किंग। डे टू डे वर्किंग में कैसे मैडम? एग्जांपल दो जरा। चलो एक एग्जांपल देती हूँ पहले मैं आपको इसका। अभी इस वाले एग्जांपल को छोड़ते हैं, पहले मैं अपनी तरफ से आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो बेटा कि आपने अपना एक बिजनेस चलाया, ठीक है। आपने अपनी एक मोमो की दुकान खोली, मोमो बेचते हो आप, ठीक है। आप मोमो बेचने वाले हो। तो अभी फिलहाल आपके पास 10 कस्टमर ही आते हैं। अभी आपको बिजनेस को खोले हुए 15 दिन ही हुए हैं, तो 10 कस्टमर का एक एवरेज है कि आपके पास दिन में 10 कस्टमर तक आ जाते हैं। और वो 10 कस्टमर कहीं ना कहीं आपके रेगुलर कस्टमर बन गए। वो कुछ बच्चे हैं जो जब अपने ट्यूशन से निकलते हैं तो आपके यहाँ पर मोमो खाते हुए जाते हैं। बट अचानक से आपने देखा कि आप वायरल होना शुरू हुए, किसी ने आपकी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू करी, और ये कस्टमर आपके 10 से 100 हो गए, 100 से 1000 हो गए, 1000 से 2000 हो गए। और अब इस छोटे स्टॉल के साथ काम नहीं चल पा रहा है, एक बंदे से काम नहीं चल पा रहा है, आपको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ रहा है। तो बेटा आप ये देखो कि जब आपके कस्टमर का बेस बढ़ा, जब आपका कस्टमर का बेस बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ? एकदम से आपकी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है, आपके जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई? बढ़ गई, प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो डे टू डे वर्किंग में कुछ चेंज आया ना। अब जब ये डे टू डे वर्किंग में चेंज आया, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे, कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ गई, आपके प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो गए।
तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अब सप्लायर की मैं बात करूँ, अब आप सपोज करो कि आप यही मोमो वाला बिजनेस करते थे, तो आपको कुछ सामान भी खरीदना होता है, रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, सब्जी वगैरह और ये मैदा वगैरह। आपके सप्लायर ने रॉ मटेरियल महंगा कर दिया। अब जब वो महंगा कर देगा तो आपको उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगा पड़ेगा ना, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके सप्लायर ने कुछ काम किया, एक पॉलिसी लगाई कि भैया रॉ मटेरियल हमने महंगा कर दिया है, जिसका आपके डे टू डे बिजनेस से फर्क पड़ा कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई और कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए। तो बेटा इस तरीके से जो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इमीडिएटली करते हैं इन देयर डे टू डे बिजनेस। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक और एग्जांपल भी दूंगी, उससे पहले हम जनरल फोर्सेस और पढ़ लें, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। देखो जरा, वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जनरल फोर्सेस। अब इस जनरल फोर्सेस को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इस जनरल फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया कि मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे याद करेंगे, लीगल पेस्ट के नाम से। अब लीगल पेस्ट के नाम से आप याद कर रहे हैं जब इसको, तो बेटा लीगल पेस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि सोसाइटी में कुछ चेंज हो रहा है तो उसका भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी में कुछ चेंज हो रहा है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल कुछ चीज़ें चेंज हो रही है उसका भी हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई उसका भी फर्क पड़ेगा, या कोई लॉ नया पास हुआ बिजनेस से रिलेटेड तो उसका भी फर्क पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। हाँ, एक बड़े लेवल पे इफेक्ट करेंगी लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी, और सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगी, जिस चीज के बिजनेस में हूं, जिस फील्ड में मैं बिजनेस करती हूँ उससे रिलेटेड जितने भी अदर बिजनेस फर्म्स होंगी सब पर इसका फर्क पड़ेगा। जैसे कि कोई एक अगर लॉ पास होता है ना, कोई एक उन्होंने एक्ट बना दिया, कोई एक लॉ पास कर दिया, जैसे कि अभी पीछे जो पॉलिथीन बैग्स है, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स जो है उनको बैन किया गया है ना, तो ये जो बैन आया तो जितने भी लोग ये प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स को बनाते होंगे उन सभी पर इसका फर्क पड़ा ना, एक बड़े लेवल पे पड़ा और सब पर पड़ा। ठीक है, बट आप कह सकते हो ये कैसा फर्क है, हमारे डे टू डे ऑपरेशन पे फर्क नहीं है, ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये एक इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो these forces affect all the business enterprises and an individual firm only indirectly, लेकिन ये indirectly अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। when a school uniform manufacturer gets a big order from the DPS, कि सपोज करिए कि किसी एक स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर को DPS स्कूल से, दिल्ली पब्लिक स्कूल से एक यूनिफॉर्म का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो उनके लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल या दिल्ली पब्लिक स्कूल उनके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक कस्टमर हो गया है ना। एक कस्टमर किसका पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस का पार्ट होते हैं, एंड ऑल्सो हैज टू अडेप्ट टू अ राइज इन द कॉटन प्राइसेस। बट ये भी उसको देखने को मिला कि ओवरऑल इकोनॉमी में एक चेंज आया है कि कॉटन की जो प्राइसेस हैं, भाई कॉटन की बनानी थी शर्ट्स वगैरह जो भी यूनिफॉर्म बनानी थी, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो कॉटन की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। कहाँ बढ़ गई हैं, ग्लोबली ये प्राइसेस बढ़ गई है। सो इट डील्स विद बोथ, तो उसको अब दोनों चीजों के साथ डील करना है कि एक तो उसके सामने उसका स्पेसिफिक फोर्स है, यानी कि जो DPS स्कूल है उसको भी संभाल के रखना है। क्यों, क्योंकि भैया वो उसका कस्टमर है, कल को छूट गया तो ये बड़े बड़े ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे। एट द सेम टाइम एक जनरल फोर्स में भी चेंज आया है, ओवरऑल इकोनॉमी में भी उसको देखने को मिला कि भैया राइज हुए हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस, तो उसको इस चीज के साथ भी डील करना है। तो ये कौन सा एनवायरमेंट का पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है। तो ये सारी ही चीजें हम लोगों को देखनी होती है जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस में किस में चेंज आ रहा है, हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में चेंज आया या मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंज आया, यानी कि हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस में चेंज है या फिर हमारे जनरल फोर्सेस में चेंज है। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको, वेरी गुड। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। बेटा इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे से जुड़ा है कि एक के साथ कुछ होगा तो दूसरे पे इसका असर पड़ सकता है। जैसे कि अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, कि जोमेटो ने ग्रोसरीज बेचना क्यों शुरू किया, क्योंकि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई थी इसेंशियल्स की, तो डिमांड बढ़ना इकोनॉमी में चेंज हुआ था, है ना।
इकोनॉमी में चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक लॉ चल रहा था। क्या चल रहा था? एक लॉ चल रहा था कि सबको घरों में रहना था, लॉकडाउन चल रहा था। सोशली ये चीज बोली गई थी कि भैया सबको घरों में रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। ये सोशली ये सब चीजें उस टाइम पर चल रही थी। तो एक में चेंज आने की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से घर बैठे ही इसेंशियल्स की डिमांड बढ़ी, लोगों को घर में रहना पड़ा। तो एक में चेंज आने की वजह से दूसरे को उसका जो इम्पैक्ट है वो फेस करना पड़ता है। तो इसलिए बोला गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है बेटा? इंटर रिलेटेडनेस। जैसे कि आपका जो ओवरऑल क्लास 12th का रिजल्ट है वो आपके सब्जेक्ट्स के साथ इंटर रिलेटेड है ना। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट में गड़बड़ी करी तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पूरे एग्रीगेट पे, यानी कि आपकी परसेंटेज पे। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो आप? उसको एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही जैसे कि हमारे कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये भी कैसे आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। इनमें कुछ चीजें ऐसी है जो सब में कॉमन है, जो हम सब में नाम बोलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमें तीनों ही सब्जेक्ट्स में यूज करने पड़ते हैं ना। तो चलो बताना मुझे वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो अकाउंट्स में भी पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं। तुम भी बताना कि कैसे इंटर रिलेटेड है ये, है ना। चलो अब इसको समझते हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? एक बुक का एग्जांपल है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सबके अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस आ गई है कि हमें बिल्कुल एकदम फिट रहना है। अब फिट रहने की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। किन चीजों की डिमांड बढ़ गई है बेटा? देखो, हेल्थ अवेयरनेस आई, लोगों के बीच में एक हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता आई है कि भैया हम लोग अब हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना चाहते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल एक सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि सोसाइटी में एक ट्रेंड आया है कि सबको क्या करना है? हेल्दी रहना है, खुद को मेंटेन करके चलना है। अब पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आज से 10-12 साल पहले की बात करूं, तो बहुत ज्यादा जिम वगैरह देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है, इतने ज्यादा जिम नहीं देखने को मिलते थे, ये एरोबिक्स की क्लासेस इतनी नहीं चलती थी। और ऊपर से जो डाइट प्रोडक्ट्स आजकल आ चुके हैं, ये इतने ज्यादा डाइट प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस्तेमाल ही नहीं होते थे, बट ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। बट आजकल ये जो एक ट्रेंड आ गया है कि एक मैं देखती हूँ, ये 7th 8th क्लास के छोटे छोटे बालक भी हमारे ये जिम में बैठे हुए अपनी बॉडी शॉडी बना रहे होते हैं। कहाँ लोग पहले जब कॉलेज वालेज जाते थे तब सोचते थे कि चलो जिम वगैरह जाएंगे, लेकिन आजकल ये 7वीं 8वीं के बच्चे भी मैं देख रही हूँ कि वहां जाकर जिम में अपनी बॉडी शॉडी बना रहे होते हैं, है ना, और बाबू शोना कर रहे होते हैं और उनको अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रेंड है भाई, ट्रेंड चल रहा है ये। तो इसकी वजह से क्या हुआ? सोसाइटी में एक ट्रेंड आया जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ना इकोनॉमी का मतलब है, मतलब इसके अंदर इकोनॉमी इन्वॉल्व हो गई। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो किन किन चीजों की डिमांड बढ़ गई? हेल्थ प्रोडक्ट्स की और उन सर्विसेज की, जैसे कि डाइट कोक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल्स, सप्लीमेंट्स कह सकते हो कहीं ना कहीं, और जितने भी डाइट प्रोडक्ट्स अलग है उन सब चीजों की डिमांड यहाँ पर बढ़ने शुरू हो गई। ठीक है जी, तो देखा, सोसाइटी में चेंज आया, उसका इकोनॉमी पे चेंज पड़ा। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक और एग्जाम्पल में देखो, गवर्नमेंट ने बैन किए प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स जो है वो बैन किए। अब ये एक लीगल फोर्स है, लीगल फोर्स मतलब लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो पब्लिक ने भी डिमांड करने शुरू कर दिए इको फ्रेंडली ऑप्शंस। पब्लिक कहती है ठीक है, अगर हमें पॉलिथीन बैग्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल नहीं करना है, तो कुछ ऑल्टरनेटिव दो। अब ऑल्टरनेटिव ने पब्लिक ने कहा कि लाओ फिर इको फ्रेंडली बैग्स दो अब हमें इको फ्रेंडली। इसका मतलब अब सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हो गया। सो एंटरप्रेन्योर्स ने लॉन्च किए पेपर बैग और स्टार्टअप शुरू हो गया, यानी कि उनको भी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो एक का चेंज ट्रिगर करता है चेन रिएक्शन, जस्ट लाइक द डोमिनोज। इसी तरीके से रिएक्शंस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, पिज्जा याद आ गया? मुझे भी आ गया, चलो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ ले फिलहाल। अब आते हैं डायनामिक पे। बेटा डायनामिक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बाकी सब तुम बहुत आसानी से पहचान लोगे। अगर तुम्हारी केस स्टडी में आ जाते हैं फीचर्स तो बाकी सारे फीचर्स तुम आसानी से पहचान जाओगे। बट 3 फीचर में तुम लोग थोड़े से परेशान होगे, डायनामिक, रिलेटिविटी और अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये DRU। तो डरू से थोड़ा सा डरते हैं बच्चे कि कहीं ना कहीं मिक्स कर देते हैं कि डायनामिक का क्वेश्चन होता है उसको अनसर्टेनिटी मान लेते हैं, अनसर्टेनिटी को रिलेटिविटी मान लेते हैं। बट मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ डायनामिक, कहाँ रिलेटिविटी है और कहाँ पे अनसर्टेनिटी है। तो बहुत ध्यान से समझना इन तीनों को। ठीक, तो सबसे पहले है हमारे पास डायनामिक। बेटा डायनामिक को मैं यहाँ बोलती हूँ गिरगिट। डायनामिक कैसा होता है? गिरगिट। जैसे हो वैसे हो जाओ, जैसा माहौल
जैसा माहौल, थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है, वैसे हो जाओ। चलो इंग्लिश में लिखते हैं फिर इसको, है ना, फिर हम ऐसे लिखेंगे क्यों। तो डायनामिक को हम क्या लिखेंगे, जैसा माहौल वैसे हो जाओ। भैया जैसा तुम्हें दिख रहा है माहौल है आसपास, उसके हिसाब से हो जाओ और चेंजेस को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो क्या, चेंजेस। और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमारा गिरगिट। गिरगिट की क्या प्रवृत्ति होती है, कहते हैं ना गिरगिट ऐसा होता है कि जहां बैठता है वैसे ही अपना कलर कर लेता है, मतलब उसको जैसा दिखा वो वैसा हो गया। तो बिल्कुल डायनामिक एनवायरनमेंट जो है हमारा वो डायनामिक ही है। डायनामिक मतलब लगातार बदलता है, ये अपने रूप और रंग बदलता रहता है। देखते हो ना, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश। तो ऐसे बिजनेस का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि ये बिल्कुल सेम नहीं रहता, ये लगातार जो है वो क्या करता है, बदलता रहता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक in that nature and it keeps on changing। ये जब आप नोट्स बना रहे होगे ना बेटा, तब इसको हाईलाइट कर लेना अच्छे से। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जब भी हम डायनामिक वर्ड की बात करते हैं तो डायनामिक हमेशा चेंज के बारे में बात करता है, बदलाव के बारे में बात करता है। चेंज मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, बदलाव, कि हमें यहाँ पर बदलाव लेकर आना है। वाइदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चाहे हम अपनी टेक्नोलॉजी को बदल करके बदलाव ला रहे हैं, चाहे कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, या नए कॉम्पिटिटर्स की एंट्री हो रही है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना बेटा डायनामिक नेचर की, तो डायनामिक नेचर के अंदर चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब बिजनेस को करते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज तो माइंड में होती है ना कि कल को कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, नए नए कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। ये कोई ऐसे इवेंट तो नहीं है ना जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा, अरे हमारा तो कस्टमर चला जाएगा। अरे कस्टमर आ भी सकता है, कस्टमर जा भी सकता है। आज उसे तुम्हारा सामान पसंद आ रहा है, कल को उसे तुम्हारा सामान पसंद नहीं आएगा। ये होता है, ऐसा हो सकता है। टेक्नोलॉजी आज कुछ और है, आप खुद देख रहे हो टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। आज कुछ और है, कल को कुछ और हो सकती है। आज तुम अकेले काम कर रहे हो, कल को बहुत सारे लोग ये काम कर सकते हैं। तो डायनामिक का मतलब है कि आप जिस चीज में काम कर रहे हो उसमें लगातार चीजें बदलती रहेंगी। जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है उसमें चेंजेस आते रहेंगे, बस आपको अपने बिजनेस को उन चेंजेस के साथ अडेप्ट करना होगा, अपने बिजनेस को ढालना होगा। तो लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, गिरगिट की तरह है, वो अपने रंग बदलता रहेगा, वो अपने रूप रंग बदलेगा, बस आपको उसके साथ एडजस्ट करना होगा। ठीक है, समझ आया ना डायनामिक क्या है। वेरी गुड। चलो मैडम एग्जाम्पल भी बता दो तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बताऊंगी बच्चे, एग्जाम्पल के बिना तुम्हारा काम चलता ही नहीं है। देखो जरा नोकिया वालों का एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। नोकिया वॉज वंस किंग। जब मैंने अपनी आंखों के सामने मोबाइल फोन का इन्वेंशन देखा है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, बहुत पुराने जमाने से हूँ। तो जब मोबाइल फोन आया था ना, तो मेरे घर में भी जब मोबाइल फोन आया था तो वो नोकिया का ही मोबाइल फोन था सबसे पहला जो मैंने देखा था, और वो बहुत बड़ा सा मोबाइल फोन हुआ करता था। और उस टाइम पे नोकिया विंडोज मोबाइल फोन बेचती थी, तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी थे नोकिया के मोबाइल फोन, जैसे कि आजकल आईफोन है। एक ब्लैकबेरी करके कंपनी थी, उसके मोबाइल फोन आते थे, और नोकिया के मोबाइल फोन बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे उस टाइम पे। सो नोकिया वॉज वंस किंग बट द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज्ड। भाई नोकिया ने सोचा विंडोज फोन लेकर आएंगे, मार्केट में धूम मचाएंगे, तो धूम मचाई उसने एक टाइम पे। बट स्मार्टफोन्स आए, एंड्रॉइड आया, और नोकिया उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका। नोकिया अपनी पूरी एकदम एटीट्यूड में रहा कि हम तो विंडोज फोन है, तुम बनाओ एंड्रॉइड बनाओ, स्मार्टफोन बनाओ, जो मर्जी बनाओ। अब क्या हुआ, धक्का मिल गया उसको। कहाँ है नोकिया आज, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कोने कोने में एग्जिस्ट कर रहा है। कौन देख रहा है उसको, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि उसने बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चला, डायनामिक हुआ, बिजनेस ने अपना रूप रंग बदला, और आप खुद को बदल नहीं पाए, तो बस नोकिया चला गया। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, इट इज फास्ट मूविंग नॉट फिक्स्ड। ठीक है, हुआ ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ ना, तो बस थम्स अप कर दो कि यस मैम हमें डायनामिक समझ आ गया है। चलो अब आते हैं अनसर्टेनिटी पे। अब बेटा अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी, पहली बात तो अनसर्टेनिटी इसका अपोजिट है सर्टेन। सर्टेन मतलब जो चीज तय है, तय नहीं, तय है, फिक्स है कि हाँ ऐसा होता है। बट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अनसर्टेनिटी मतलब अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स मतलब बताओ मतलब क्या है इसका, अनुमान लगाना मुश्किल हो, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। मुश्किल मतलब मैम कैसे मुश्किल हो, अरे देखो फिर मेरी हिंदी खराब हो गई ना, फिर मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, जिसका इंग्लिश यूज करेंगे,
जिसका अनुमान लगाना, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो, ठीक है, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। मतलब जिसको आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि जब मौसम बदल रहा होता है, कई बार होता है ना कि बहुत तेज हवा चल रही होती है, आप मौसम को देख के कह सकते हो आज बारिश आएगी, कितने बजे आएगी, हाँ आप कह सकते हो कि वेदर फोरकास्ट वाले बता देते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं बताते, उनका भी एक अनुमान होता है ना, कितने बजे आएगी, कितने घंटे तक बारिश आएगी, है ना, कितनी बूंदें गिरेंगी, कितना वाटर आप कलेक्ट कर पाओगे उससे। कहीं ना कहीं ये चीजें अनसर्टेन है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट पूरी तरीके से अनुमान लगाना कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा वो आप नहीं कह सकते। देखो अब कोविड-19 की सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी थी। हाँ, बिजनेस में कॉम्पिटिटर का आना सर्टेन है, डायनामिक है, ठीक है, बट अचानक से एक ऐसा वायरस आ जाना जो हमारे सारे बिजनेसेस, हमारी पूरी इकोनॉमी को एक तरीके से बंद कर दे, ये अनसर्टेन इवेंट था। ठीक है, समझ रहे हो ना थोड़ा थोड़ा अनसर्टेन का मतलब क्या होता है। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली कब, व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली। कब, जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं लगातार बार बार, जैसे कि हमारे आईटी सेक्टर में होते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज में होते हैं, चेंजेस वहां पर भी होते हैं, लेकिन वहां के चेंजेस थोड़े से प्रिडिक्टेबल नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि वो कैसा है, अनसर्टेन है। ठीक है, अब तुम्हें मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, एग्जाम्पल से तुम बिल्कुल यहां पर समझ जाओगे कि यस मैम हमें समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो क्या हुआ, even the big companies like Indigo Airlines could not predict the sudden lockdown or war in oil exporting countries which spiked the fuel prices overnight। किसी को पता था क्या ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा? तो अचानक से ये जो लॉकडाउन लगा या फिर ये जो वॉर की सिचुएशन आई, तो यहाँ पर वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाई इन सब चीजों को, जिसकी वजह से उन्हें क्या पता चला कि अचानक से जो फ्यूल प्राइसेस थे वो रातों रात बढ़ गए। तो ऐसा सिचुएशन अनसर्टेनिटी कहलाता है। सो एनवायरनमेंट इज जस्ट लाइक द दिल्ली वेदर, कैन चेंज एनी टाइम। हमारे दिल्ली का जो मौसम है ना, दिल्ली के लोग, दिल्ली के मौसम कब कहाँ क्या कर दे किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम कैसे हैं भाई, हम अनसर्टेन हैं दिल्ली वाले। दिल्ली दिल वाले तो हैं बट थोड़े से अनसर्टेन भी है। चलो देखो, अब आया कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी को तो मैं कहती हूँ मेरी बिल्कुल जिंदगी की तरह है। हाँ, बहुत उलझा हुआ है, जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है, जिस कहानी को अगर तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आप कह सकते हो उलझा हुआ, है ना, ऐसे उलझा हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको अगर आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे तो समझ सकते हो। आप सोचो कि मैं एक ही दिन में अपने पूरी अकाउंट्स की बुक कंप्लीट कर जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उन्होंने आपको क्या करा है, पूरी पार्टनरशिप को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया ना। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में आप सोचो कि पूरी पार्टनरशिप पढ़ लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने पहले उसमें चैप्टर्स डिवाइड करे, टॉपिक्स डिवाइड करे और उस तरीके से फिर आपको समझाया जाता है। एक ही दिन में तो आप नहीं समझ सकते, इसलिए उसको किस में डिवाइड किया है? पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप पार्टनरशिप को खोलने से लेकर बंद करने तक की कहानी सीख रहे होते हो क्लास 12th के अंदर। पहला चैप्टर और आखिरी चैप्टर, पहला चैप्टर बिजनेस को खोलना बता रहा है तो आखिरी चैप्टर उसको बंद करना सिखा रहा है कि पार्टनरशिप कैसे बंद होती है। तो बेटा ये सब चीजें उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स था इसलिए पार्ट्स में डिवाइड किया, और पार्ट्स में देख रहे हो तो एक का दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समझ पा रहे हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी यही कहा गया कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप इसको इन टोटल एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे कि आप ये भी देख लो कि सप्लायर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कस्टमर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लीगल का क्या पड़ रहा है, तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। इसलिए इसको कैसे पढ़ना है, हमने भी इसको पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर इसको समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। So business environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand। कब easier है to understand? इन पार्ट्स, जिसको आप अगर पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो समझ पाओगे, बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटालिटी। लेकिन एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है बेटा, समझ आया? जो लाइन में मार्क करूँ, जब आप नोट्स बनाएंगे तब आपको ये काम करना है।
इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ जनरल फोर्सेज। हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि हमारे जनरल फोर्सेज यानी कि वही हमारे लीगल पेट्स में या लीगल पेस्ट जो भी आपने याद करा हो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, उसका हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक बारी में नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, उस हद तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बेटा मैं वीडियो के एंड में हमेशा ये बात बताती हूँ कि आपको ये जो नोट्स है ये मिलेंगे हमारे आरकेजी ऐप पर। आप हमारा आरकेजी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे हमारा फ्री बैच ज्वाइन करो, जहाँ पे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद उस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को वो नोट्स लेने होते हैं। ठीक, बाकी आप वीडियो के साथ साथ अगर नोट्स बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना वीडियो से नोट्स बना रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद रनिंग अ कार कंपनी लाइक टाटा मोटर्स मींस ट्रैकिंग द फ्यूल प्राइस ट्रेंड। अब आप एक कार कंपनी चला रहे हो, जैसे कि हमारी टाटा कंपनी हो गई, ठीक है, टाटा मोटर्स, तो यहाँ पर आपको फ्यूल प्राइस को भी साथ साथ देखना होता है। ईवी पॉलिसीज क्या चल रही होती है वो भी देखना है आपको। ग्लोबल चिप शॉर्टेजेस जो है उसको भी आपको चेक करना है। एमिशन नॉर्म्स भी चेक करने हैं। कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी देखनी है। क्या ये सारे काम आपको एक साथ करने हैं? नहीं, आप एक एक करके इन सभी चीज़ों को चेक करते हो। तो हम कहते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है ये एक जिग्जॉ पजल की तरह है विद टू मैनी पीसेस, जिसके अंदर बहुत सारे पीसेस हैं। बच्चों ने वो पजल वाला सॉल्व करते थे ना, तो अगर एक आपको ढंग से कड़ी मिल गई जोड़ने की तो फिर आप आराम से उसको अरेंज कर पाते हो। तो बस ऐसे ही यहाँ पर भी है कि एक को पढ़ो, फिर दूसरे पे आओ, फिर तीसरे पे आओ, तो अपने आप आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। चलो लास्ट पॉइंट है रिलेटिविटी। डायनेमिक समझ गए, चेंज के बारे में कहता है, बदलता रहता है इन्वायरमेंट। अनसर्टेनिटी को मैंने क्या बताया कि भाई ऐसे इवेंट्स है जिसको थोड़ा सा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, अचानक से कुछ भी हो जाना। अब रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? रिलेटिविटी बना है तुम्हारे रिलेटिव से। रिलेटिव हम बोलते हैं ना, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। रिलेटिव का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। हम कहते हैं ना ये हमारे रिलेटिव है, ये हमारे रिश्तेदार है। तो रिलेटिव का मतलब क्या? वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी चीज की वजह से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अब हर कंट्री में किसी एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है क्या वो सेम होती होगी? अब जैसे कि हम इंडिया की बात करें, इंडिया में चाय लवर्स बहुत है ना? इंडिया के अंदर चाय लवर्स बहुत है। तो बताना जरा मुझे कमेंट में कितने कितने लोग चाय लवर हैं। चाय और कॉफी वाले कौन कौन से हैं? चाय वाले कितने लोग हैं और कॉफी वाले कितने लोग हैं? जरा मुझे बताना जरूर। ठीक, मैं चाय लवर हूँ, है ना, मतलब चाय लवर हूँ और कॉफी में से भी मुझे कोई ऐसे परहेज नहीं है, बट हाँ आई प्रेफर चाय ओवर कॉफ़ी डेफिनेटली। तो कह सकते हो कि यस मैं भी एक चाय लवर हूँ। तो हमारे इंडिया में मोस्टली लोग चाय लवर हैं, बट यही चाय की डिमांड क्या आपको फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है? क्या अमेरिका में भी लोग इतनी ही चाय पीते होंगे जितने इंडिया में लोग पीते होंगे? लगता है क्या आपको? नहीं, हमारे यहाँ पर ठीक है लोगों को चाय पसंद है, उसका वो जो स्वाद है वो कह सकते हो उनका एक नशा है, तो इसलिए वो उस चीज़ को पीते हैं। नशा तो देखो हर चीज़ का खराब होता है, लेकिन चाय के नशे को आजकल लोग खराब समझते नहीं है, इसको ज़रूर पीते हैं। तो हर कंट्री टू कंट्री जो ट्रेंड है वो अलग अलग है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर बिजनेसेस चल रहे हैं। कोई एक बिजनेस हो सकता है अमेरिका में बहुत अच्छा चल रहा हो लेकिन हमारे यहाँ पे अच्छा ना चल रहा हो, है ना? या स्टेट टू स्टेट भी आप कह सकते हो कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है। तो रिलेटिविटी का मतलब होता है कि आपको एक जुड़ाव देखना है, एक देखना है कि क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है, उसके हिसाब से आप बिजनेस को देख रहे हो। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। क्यों डिफर है? क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन अलग होता है। बुक के एग्जाम्पल की बात करूं तो उन्होंने कहा कि साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है। क्यों? हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारे बहुत सारे प्रोफेशन के अंदर साड़ीज को कैरी किया जाता है। हम बीइंग अ टीचर, हम लोगों के लिए भी जो साड़ी है वो हमारा कह सकते हो कि हमारे प्रोफेशन में वो आउटफिट है, उसको हम पहनते हैं। तो साड़ी हमारे बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जिसके अंदर साड़ी जो है उनके कल्चर का पार्ट है, वो पहनते हैं उस चीज़ को, ट्रेडिशन है उनका। बट यही साड़ी की डिमांड अगर मैं फ्रांस में बात करूँ तो वो नील है। वहाँ लोग अगर पहनते भी होंगे तो शौकिया तौर पे पहनते होंगे। तो डिमांड कहाँ ज़्यादा है? इंडिया के अंदर एज कम्पेयर टू द फ्रांस। क्यों? जुड़ाव है, कल्चर से रिलेटेड है, ट्रेडिशन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल दो मैडम एक और। ये तो मैंने आपको दे दिया आपके बुक का एग्जाम्पल, अब अलग से भी एक एग्जाम्पल समझ लो। अब यहाँ पर देखो, नेटफ्लिक्स कस्टमाइजेस इट्स कंटेंट बाय कंट्री। नेटफ्लिक्स भी हर जगह पे है ना, हर कंट्री में, बट वो कंट्री टू कंट्री कंटेंट अलग अलग दे रहा है। कैसे? इंडिया के अंदर वो हिंदी और रीजनल शोज देता है,
ठीक है, इंडिया के अंदर हिंदी और रीजनल शोज देता है, वहीं पे यूएस के अंदर वो इंग्लिश सीरीज देता है, वो हॉलीवुड कंटेंट देता है। क्यों? वो वहां के हिसाब से है ना। सो बिकॉज द सोशल एंड द कल्चरल इन्वायरमेंट डिफर्स इन ईच कंट्री, क्योंकि दोनों कंट्री में सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। What makes in one market may flop in other, जो हो सकता है एक मार्केट में अच्छा चल रहा हो लेकिन दूसरी मार्केट में अच्छा ना चल रहा हो। ठीक है, सो सेम बिजनेस डिफरेंट स्ट्रैटेजी, एक ही बिजनेस है लेकिन स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। तो बताइए सबको फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्लियर हुए? कैसे सीए सर ड्यू चले, सबको पता चल गया ना? वेरी गुड, चलो थम्स अप कर देना कि यस मैम फीचर्स हमें क्लियर हैं। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बताओ मैडम, अब कहाँ जाना है? अब जाना है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रिएट्स द कंटेंट फॉर द इंफॉर्मेशन। ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी मूवीज भी बनाकर हमें दे रहे हैं जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। एंटरटेनमेंट भी है तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और एजुकेशन भी है ना, हर तरीके की चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो बेटा यहाँ से ही निकलती है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, जिसके अंदर ओ से बेटा मतलब है अपॉर्चुनिटीज। ओ से बेटा क्या मतलब है यहाँ पर? ओ से हमारा मतलब है अपॉर्चुनिटीज। कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर हमें मिलती हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा मैडम सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे कुछ खतरे भी हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं कुछ थ्रेट्स। उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट हमें मदद करता है अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस को यूज करने में, उसका इस्तेमाल करने में। सो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी मदद करता है बेटा प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। बिजनेस एनवायरनमेंट किस चीज में हमारी मदद करता है बेटा? प्लानिंग में एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है बेटा, प्लानिंग भी करेंगे और पॉलिसीज भी बनाएंगे। उसके अलावा ये जो लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के साथ कदम से कदम मिलाना है। तो कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, उसके अंदर भी ये हमारी मदद करेगा और कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करेगा हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को। तो भैया देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं पढ़ोगे तो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारोगे? जब तुम ये देखोगे ही नहीं कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तो अपने बिजनेस को ठीक कैसे करोगे, है ना? तो ये हमारी कुछ यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। Business environments helps in identifying the opportunities and helps in identifying the threats, tapping the useful resources, planning and policy formulation, coping with the rapid changes and improving the business performance। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इसको वन बाय वन, बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको आपने कुछ इस तरीके से समझना है कि सपोज करो आपने क्या किया, स्कूल के अंदर आपको पता चला कि आपका एक दोस्त लंच में बर्गर लेकर आया। ठीक है, सुबह सुबह आते ना फ्रेंड्स मिलते हैं तो डिस्कशन करते हैं कि अच्छा भाई आज तू क्या लाया, आज तू क्या लाया, आज तू क्या लाया। तो आपको पता चला कि आप ही के बीच में कोई आपका एक फ्रेंड है, वो बर्गर लेकर आया। अब तुम वो बर्गर खाना चाहते हो क्योंकि लंच में अगर सबके साथ खाओगे तो भैया कितने बर्गर लाया होगा, 3-4 बर्गर लेकर आया और तुम 7-8 जने हो, तो किसके हिस्से में कितना आने वाला है? बहुत कम कम आएगा ना। तो अब ऐसे में तुमने क्या किया, तुमने देखा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब जैसे तुम्हारा दोस्त किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर पानी पीने के लिए क्लास से बाहर गया, तुमने तुरंत बाकी दोस्तों की नजरों से बचते हुए, तुमने देखा भाई तुम बहुत सारे दोस्त थे, एक बंदा बर्गर लेकर आया है, लेकिन तुम जो 6-7 लोग हो, तुम सबकी नजर है आज उस लंच बॉक्स के ऊपर, सबकी नजर है, लेकिन तुम सब में से एक था जिसने सबसे पहले इस चीज को क्लिक किया कि कब बर्गर खाया जा सकता है। भाई जैसे ही वो अपना बैग छोड़कर बाहर गया पानी पीने के लिए, उसी टाइम पर फटाफट से एक फ्रेंड उठा और सभी की नजरों से बचते हुए उसने उसका लंच बॉक्स निकाला और चुपचाप मैडम की नजरों से भी बचते हुए फटाफट उसने एक बर्गर अपना चट कर दिया। पूरा लंच बॉक्स नहीं खाया, पूरा लंच खत्म नहीं किया उसने, उसका एक बर्गर आराम से उसने खा लिया। तो बेटा इसी को ही तो कहते हैं आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी को बेटा मैं पता है क्या कहती हूँ, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी को मैं कहती हूँ मौके पे चौका मारना। मौके पे क्या मारना बेटा? चौका मारना।
कि जैसे ही तुम्हें दिखे कि तुम्हें मौका मिल रहा है, फटाफट से उस मौके का फायदा उठाओ और अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, चौका मार लो और बाजी जीत लो, क्योंकि इससे पहले कोई और कर ले उस काम को, तुम्हें करना है ना। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें क्या समझा रहा है कि सबसे पहले ये समझो कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। बेटा अपॉर्चुनिटीज होती है हमारी द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड। पॉजिटिव मतलब अपॉर्चुनिटी पॉजिटिविटी देता है कि बाहर के कुछ ऐसे फोर्सेस है जो आपकी मदद कर रहे हैं। किस चीज से मदद कर रहे हैं? दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। कि अपॉर्चुनिटीज वो एक्सटर्नल ट्रेंड है, वो बाहर का फोर्स है जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। और अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को टाइम से पहचान लो, अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को टाइम से पहचान लोगे और फर्स्ट बन जाओगे उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने में, तो यू विल बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। कि इससे पहले वो कॉम्पिटिटर हासिल करे उस अपॉर्चुनिटी को, तुमने क्या करा? तुमने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। प्रिया का नंबर तुमने सबसे पहले ले लिया, इससे पहले कि कोई तुम्हारा नालायक दोस्त पहुंचता, तुमने ही प्रिया का नंबर ले लिया। ठीक है, एंजल प्रिया का नंबर किस किस के पास है पता नहीं। चलो जी देखो, तो कोविड-19 जब आया तो कंपनीज जैसे कि डेटॉल है, सेवलॉन है, ये पहले क्या बनाती थी? क्या दे रही थी ये पहले तुम लोगों को? वही तुम्हारी चोट पे लगाने के लिए एंटीसेप्टिक दे रही थी ना तुम लोगों को, एंटीसेप्टिक लोशन। तो जब इन्हें दिखा कि भाई कोरोना वायरस आ चुका है, लोगों को सैनिटाइजर चाहिए, लोगों को ग्लव्स चाहिए, लोगों को मास्क चाहिए, तो बस कूद गई ये कंपनी भी। क्योंकि ये मास्क की कंपनी, सैनिटाइजर की कंपनी थी पहले भी, पर तुम खुद सोचो कि क्या पहले इतना सैनिटाइजर वगैरह का इतना यूज होता था क्या? जिस मास स्केल पे उस पर्टिकुलर टाइम पे तुमने ग्लव्स, मास्क और ये सैनिटाइजर यूज करे, क्या पहले होते थे क्या? नहीं ना। तो इन लोगों ने, ये लोग कूद गए ना, इन्होंने बहुत जल्दी इस चीज को पहचाना कि इस सब चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि इन सब चीजों की क्या बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है। तो इन लोगों ने फटाफट से ये जो नए प्रोडक्ट हैं ये बनाने शुरू कर दिए। सो दे स्पॉटेड द अपॉर्चुनिटी एंड कैप्चर्ड द मार्केट। और फटाफट से इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। बहुत सारे लोग सिर्फ इन्हीं कंपनीज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पुरानी कंपनीज थी, लोगों को ट्रस्ट था इनके ऊपर। अब बुक का एग्जाम्पल देखो, बुक वालों ने एग्जाम्पल दिया मारुति उद्योग का। उन्होंने कहा कि मारुति उद्योग कंपनी जब आई थी तो वो पहली कंपनी थी जिसने ये पहचाना कि इंडिया के अंदर स्मॉल कार जॉब की बहुत जरूरत है। उन्होंने क्या देखा कि इंडिया के अंदर स्मॉल कार की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ना लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन रहती है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, और पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमको एक ऐसी कार लेकर आनी हो जो स्मॉल फैमिलीज और मिडिल क्लास पॉपुलेशन की जो ये नीड है इसको पूरा कर ले। तो मारुति 800 के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं। तो बताना किस किस के घर में मारुति 800 पहले थी? हम सभी के घर में कभी ना कभी मुझे लगता है मारुति 800 रही होगी। तो मारुति 800 के नाम से उन्होंने सबसे पहले स्मॉल कार मार्केट में उतार दी कि इससे पहले बाकी के लोग एंटर हो, उन्होंने मारुति 800 को मार्केट में उतारा और स्मॉल कार की मार्केट के अंदर एक लीडर कंपनी बन गई। उससे पहले कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिन्होंने ऐसी स्मॉल कार बनाई थी। आज तो हमारे पास है काफ़ी सारी, बट उस टाइम पर नहीं थी। तो उन्होंने पहले उस अपॉर्चुनिटी को देखा, ग्रास्प किया और लीडर बन गई, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मौके पे चौका मार दिया। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक सबको? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब देखो, तुमने अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव चीज को तो देख लिया, बट यहाँ खतरे भी तो होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में खतरा भी है। तो खतरे को पहचानो और इसको एक वार्निंग सिग्नल बनाओ कि भाई ऐसा होने वाला है। तुमने एंजल प्रिया का नंबर तो ले लिया है बेटा, लेकिन उसके भाई को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, या एक नया सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप पूरे पर्सनालिटी वाला एक नया लड़का एडमिशन ले रहा है, तो तुम्हारे तो नंबर कट गए, तुम तो जाने वाले हो यहाँ से। तो बेटा खतरा आ रहा है, पहचान लो, तैयार हो जाओ, है ना। तो थ्रेट क्या होता है मैडम? बेटा थ्रेट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड या चेंज। बट मैडम ये ट्रेंड कैसा होता है? बेटा ये ट्रेंड होता है नेगेटिव, और ये ऐसा नेगेटिव ट्रेंड है दैट विल स्लो डाउन अ फर्म्स परफॉर्मेंस, जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर सकता है, कम कर सकता है। बुक में इसके लिए वर्ड हिंडर भी लिखा हुआ है। ठीक है, दैट विल हिंडर द बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि वो कैसा ट्रेंड है? वो एक नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, कैसे निपटोगे इससे? इसके निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करनी पड़ेगी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। आपको
इन्वायरमेंट से अवेयर रहना होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, एंड कैन हेल्प द मैनेजर टू आइडेंटिफाई द वेरियस थ्रेट, जिससे आप टाइम पे थ्रेट को आइडेंटिफाई करोगे और ये आपके लिए खतरे की घंटी बनेगा, यानी कि आपको एकदम से सिग्नल मिल जाएगा कि अब आपको क्या करना है, रेडी हो जाना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। अब जब पतंजलि एंटर हुआ एफएमसीजी मार्केट के अंदर अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ, भाई पतंजलि एकदम से आ गया था अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के साथ, तो बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डाबर, एचयूएल, इन्होंने ये रियलाइज किया कि अब ये हमारे कस्टमर के बेस को खराब करेंगे, ये हमारे लिए थ्रेट का काम करेंगे, तो उन्होंने अपने हर्बल वर्जन्स यहाँ पर लॉन्च करने शुरू कर दिए उसके रिस्पॉन्स में, कि पतंजलि वाले भी नेचुरल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए, तो उन्होंने रिएक्ट किया ना कि मार्केट में कॉम्पिटिटर एंटर हुआ, एक न्यू प्लेयर एंटर हुआ, तो हमें उससे कैसे निपटना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करता है कैसे ये जो थ्रेट है इससे लड़ने में। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। अब आप एक चीज़ समझो कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से मिलते हैं आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से लैंड मिल रही है, कहाँ से आपको कैपिटल मिल रही है, कहाँ से आपको वो लेबर मिल रही है, और कहाँ से आपको वो एंटरप्रेन्योर मिल रहा है जो आपका बिजनेस चला रहा है। वो सारे फैक्टर्स कहाँ से मिल रहे हैं आपको, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से। और अल्टीमेटली जब अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से जब आप अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर लोगे, तो वो आउटपुट आप किसको जाके बेच रहे हो, अपने कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर भी आपको कहाँ से मिल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से। सप्लायर भी बिजनेस एनवायरनमेंट में है, तो आपका कस्टमर भी बिजनेस एनवायरनमेंट में है, आपका इन्वेस्टर भी बिजनेस एनवायरनमेंट में है, तो आपकी गवर्नमेंट भी बिजनेस एनवायरनमेंट में है, जो आपके बिजनेस को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं। तो सारी ही चीज़ें जब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर है, तो क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्या, पढ़ना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना, क्योंकि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को लेने में मदद करता है। सो एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ द इनपुट्स और रिसोर्सेज एंड एज एन आउटलेट फॉर द आउटपुट। कि आप जो एक एंटरप्राइज चला रहे हो, जो अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हो एनवायरनमेंट पे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनपुट भी है और ये आपके लिए एक आउटलेट भी है जहां पर जाकर आप अपना आउटपुट जो है उसको सेल ऑफ कर सकते हो। सो दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरनमेंट हैज़ टू ऑफर। तो ये आपको तभी पता चलेगा ना कि जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्टडी करोगे। तो एग्जाम्पल देख लो, ओला स्टडीड द लीगल एनवायरनमेंट। जब ओला ने एंटर किया इस फील्ड के अंदर, तो उसने सबसे पहले लीगल एनवायरनमेंट को देखा, जिसके अंदर उसने देखा कि लाइसेंसेस का क्या प्रोसेस होता है, रेगुलेशंस क्या हैं, प्लस उसने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी स्टडी किया, जहां उसने देखा क्योंकि ओला वगैरह ज़्यादातर कहाँ चल रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर चल रहे हैं, तो उसने देखा कि अर्बन पॉपुलेशन का हमारा क्या रेंज है, प्लस कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बुकिंग है वो एक ऐप के थ्रू होती है, तो वो चीज़ भी आपको चेक करनी है। टू सक्सेसफुली लॉन्च इट्स कैब सर्विस, तो अपनी कैब सर्विस को लॉन्च करने के लिए पहले उन्होंने इनपुट और आउटपुट का आउटलेट दोनों चीज़ों को सर्च करा कि इनपुट्स क्या चाहिए हमें, और जब हम इसको आउटपुट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि अपनी कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो कितने लोग हैं हमारे पास जो उस कैब फैसिलिटी को इंजॉय कर पाएंगे। तो उस सब चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया, कैसे, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर। सो उन्होंने बेसिकली क्या किया बेटा, दे टैप द ड्राइवर्स, कार्स एंड द टेक एफिशिएंटली, यानी टेक मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो समझ आ गया, थर्ड पॉइंट भी इजी था। नेक्स्ट, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, लड़ना है, कदम से कदम मिलाना है। इस पॉइंट को मैं इस तरीके से समझाती हूँ, कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस का मतलब क्या है, कदम से कदम मिलाकर चलो, कदम से कदम मिलाकर चलो, मतलब जैसे ही आपको लगे कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें पीछे नहीं रहना, हम भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अरे कोई भी चेंज आए, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई बात नहीं, हम पीछे क्यों रहें, हम भी उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, हम भी उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों पीछे रहे हम किसी से। तो
बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है कि जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसा हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आप उस एनवायरमेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ अडेप्ट करो और कदम से कदम मिलाकर चलो हमारे साथ, ताकि तुम उस भीड़ में कहाँ ना रह जाओ, पीछे ना रह जाओ। सो टुडेज एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक। तो देखो उन्होंने बताया ना डायनामिक का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है डायनामिक का, अभी तो बताया ना, लिख दो कमेंट में कि मैम हमें याद है डायनामिक का मतलब क्या होता है। So business environment is dynamic where changes are taking place at a very fast pace। जहां पर आप देख रहे हो कि जो चेंजेस है वो लगातार होते चले जा रहे हैं। कि किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं मार्केट के अंदर, चेंजिंग द मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन बदल जाती है। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर तो हमारा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ चाहिए। रैपिडली चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर जस्ट द फ्यू एग्जांपल्स टू डिस्क्राइब द टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज के बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करने के लिए ये तो कुछ जस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। In order to effectively cope up with these significant changes, manager must understand and examine the environment and develop the suitable course of action। तो इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, वहाँ के मैनेजर्स को, कि उन्हें टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को एग्जामिन करना होगा और कुछ इस तरीके के रास्ते निकालने होंगे ताकि इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हम भी क्या करने सके, हम भी कदम से कदम मिलाकर चल सके। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक, वेरी गुड। अब देखो जरा इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ेंगे। When the Indian government suddenly banned the TikTok। हाँ, इस बीमारी को तो हम बहुत सभी लोग जानते हैं, है ना, सभी लोग इस बीमारी के नाम से वाकिफ होंगे कि कोरोना तो आया ही, कोविड-19 तो आया ही, बट उस टाइम पर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही थी टिकटॉक की। लोग टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाया करते थे और उसी से टाइम पास कहीं ना कहीं कर रहे थे। बट अचानक से गवर्नमेंट ने इस बीमारी को दूर करने के लिए फटाफट से उन्होंने उपाय निकाला और इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो क्या हुआ, इंस्टाग्राम ने क्विकली लॉन्च करी रील्स का ऑप्शन। पहले इंस्टाग्राम कितने लोग यूज करते थे, और सच बताऊं तो मैंने भी इंस्टाग्राम उसी टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया जब रील्स का ऑप्शन आ गया था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं टाइम पास तो मुझे भी करना ही था। तो इंस्टाग्राम का रील्स का ऑप्शन आया जिसने बहुत सारी इंडियन शॉर्ट वीडियो ऑडियंस को क्या करा, कैप्चर करा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो स्मार्ट बिजनेस हैं वो अडेप्ट करते हैं क्विकली। उन्होंने तुरंत ये देखा कि भैया मार्केट में चेंज आया है, एक ऐप को बैन कर दिया गया है। अब लोग पहले तो टिकटॉक के साथ अगर रील्स आ रही होती तो शायद इधर नहीं आते, लेकिन अब जरूर आएंगे क्योंकि एक ऐप अब यहाँ पर क्या हो गई है, बंद हो गई है। सो उन्होंने क्या करा, फटाफट से यहाँ पर उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया टू एनवायरमेंट शॉक्स कि भैया लोग तो अब परेशान हो रहे होंगे, तो हम एक काम करते हैं, इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर ले आते हैं। तो चेंज के साथ हमें भी क्या करना है, चेंज करना है कि यानी कि ट्रेंड है, ऐसे शॉर्ट वीडियोस चलाने का ट्रेंड है, तो हम भी इस तरीके के ट्रेंड को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये हमें प्लानिंग करने में भी मदद करता है और पॉलिसीज बनाने में भी हमारी मदद करता है। कैसे? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट सोर्स है, किस चीज का सोर्स है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी है और यहाँ पर आपके पास थ्रेट भी है। तो बेटा अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए तो तुम प्लान करोगे, तुम्हें दिख रहा है कि यार कोई सामने तुम्हारे अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नया बिजनेस है, तुम्हें ग्रो करने का एक मौका मिल रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि एक कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट से चला गया है, तो अब इसकी जगह हम लोग भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में तुम कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि जहाँ तुम्हारी दुकान है वहाँ से एक पर्टिकुलर बच्चे बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, तो तुमने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, जिसको बच्चे ज़्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखी तो तुम प्लान करना शुरू कर रहे हो। प्लानिंग क्या होता है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आया ना, फ्यूचर के बारे में सोचना, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, है ना, ये पढ़ा है ना हमने। तो अपॉर्चुनिटी प्लानिंग करने में हेल्प करता है। वहीं पर थ्रेट आ गए, अब थ्रेट आ गया तो तुम्हें उससे लड़ना है, तुम्हें उससे बचना है, पता लगाना है कि कैसे उस थ्रेट को हम दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए तुम अपनी कुछ पॉलिसीज बनाओगे। क्या बनाओगे तुम, कुछ पॉलिसीज बनाओगे। तो अपॉर्चुनिटी प्लानिंग में मदद करती है और थ्रेट पता चल जाते हैं तो तुम पॉलिसी बनाते हो। तो क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हें ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तुम्हारी मदद कर रहा है कि किस तरीके से तुम प्लान कर सकते हो और तुम क्या कर सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो। So it understanding and analysis can be the basis action for the decision for the future course of action।
तो जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो तुम एक्शन ले सकते हो, डिसीजन लेना है क्योंकि तुम्हें फ्यूचर के बारे में। तो ये तो हो गई तुम्हारी प्लानिंग, और उसी के तरीके से तुम कुछ गाइडलाइंस अपने बिजनेस के अंदर बनाओगे ताकि वो डिसीजन तुम ले पाओ, और उस गाइडलाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना इज प्लानिंग। अब डिसीजन लेने के लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी, उसे आप बोलोगे क्या, पॉलिसी। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझते हो तो बेटा देखो अब जरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक वाला ही एग्जाम्पल है कि मार्केट में न्यू प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। न्यू प्लेयर्स मतलब, न्यू प्लेयर का मतलब खिलाड़ी आ गए। वो खिलाड़ी कौन होते हैं हमारे, उन खिलाड़ी को हम यहाँ पे बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स। तो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमारे लिए लेकर, जिसने एक एंटरप्राइजेस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कि अब इस सिचुएशन के साथ हम कैसे डील करें, है ना। तो जब कैसे डील करें सोचोगे तो उसके लिए प्लानिंग भी करोगे और उसके लिए पॉलिसीज भी बनाओगे। ठीक, समझ आ गया। चलो एग्जाम्पल देख लो। मारुति सुजुकी स्टडीड द राइजिंग प्राइसेस। मारुति सुजुकी ने ये स्टडी किया कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, और उसी के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं हमारे साथ, मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। तो उन्होंने एक तो सोशल चीज़ को देखा कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए सही नहीं है। एट द सेम टाइम फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को देखना होगा। तो सोशल और लीगल फोर्सेस को देखते हुए उन्होंने क्या किया, प्लान किया और लॉन्च किया सीएनजी और हाइब्रिड कार्स। क्योंकि देखो अभी एक नई चीज लॉन्च करने जा रहे थे, तो नई चीज लॉन्च करने के लिए बेटा उनको उससे रिलेटेड जो लीगल एनवायरनमेंट है वो भी तो देखना है। आप सोच रहे हो कि मैम प्राइस का बढ़ना तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पे तुम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है क्योंकि इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, बट और ये इन्वायरमेंटल कंसर्न मैम सोशल होता है, बिल्कुल। बट जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो एक नई चीज के साथ, तो यहाँ पर आपने हाइब्रिड कार्स और सीएनजी मतलब कंप्लीट आपकी सीएनजी कार है, हाइब्रिड मतलब पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों यूज की जा सकती है। हाइब्रिड मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। तो वहां पर आप सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों तरीके की आपने कार यहाँ पर लॉन्च कर दी कंबाइंड फीचर के साथ। तो जब आप ऐसा कुछ काम करो तो कहीं ना कहीं आपको लीगल रिक्वायरमेंट भी देखनी होगी। तो उन्होंने क्या किया, इन सभी चीजों को स्टडी किया, तो प्लान किया, पॉलिसीज बनाई। सो इन्वायरमेंट हेल्प्स द बिजनेसेस प्लान स्मार्टली। तो अगर आप टाइम टू टाइम इन सब चीजों को देखोगे तो आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस सबको क्लियर हुई। अच्छा, इंपॉर्टेंट का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस का केस स्टडी में अभी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। जैसे फीचर्स केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंस डायरेक्ट पूछी जाती है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल केस स्टडी नहीं आएगी इसकी, बट हाँ अगर हम देखें तो अगर 10 बार कभी ये क्वेश्चन आया है तो उसमें 8 बार मैं कहूँगी कि डायरेक्ट आया है, 2 बार ये केस स्टडी में आया है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, चलो अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। क्यों भाई, आप चौकन्ने हो बिल्कुल, आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आप उसको टाइम टू टाइम स्टडी कर रहे हो। आप देख रहे हो कि अच्छा मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आप ये भी देख रहे हो कि अच्छा कस्टमर को क्या चाहिए, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, सोसाइटी में ट्रेंड क्या चल रहा है, आप बिल्कुल चौकन्ने हो, हर चीज़ पर आपकी नज़र है। तो जब हर चीज़ पर आपकी नज़र है और आप बिजनेस में जितने भी चेंजेस आ रहे हो उससे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। तुम टाइम टू टाइम टीटीएस में बिजनेस स्टडीज़ की क्लास भी अटेंड करते हो, फिर जब क्वेश्चन आंसर सीरीज आती है तो तुम उसको भी बहुत अच्छे से अटेंड करते हो, मेरे साथ साथ तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। फिर उसके बाद जब मैं टेस्ट के भी अनाउंसमेंट करूंगी तो तुम मेरे साथ टेस्ट भी दोगे। तो कैसे तुम्हारे 80 में से 80 नहीं आएंगे, जो नंबर तुम्हारे कहीं हद तक हो सकते हैं, अभी 30-40 है, तो क्या पता तुम इस तरीके से अगर फॉलो करोगे सब चीज़ों को, चौकन्ने रहोगे, अपनी पढ़ाई डेली की डेली अच्छे से करोगे, तो 80 में से 80 भी आएंगे, है ना। 20 में से 20 तो आने ही है और 80 में से 80 तो हम यहाँ पर लेकर आ ही जाएंगे, तो हो गए ना 100 में से 100। तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है ना। क्यों? क्योंकि आप टाइम टू टाइम चीज़ों को स्मार्टली प्लान करते हुए, अपनी पॉलिसीज़ को मेंटेन करते हुए काम कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो देखिए, by continuously monitoring the business environment and adopting the suitable business practices, business enterprises can improve their present performance and continue to succeed in the market for a longer period. जब आप continuously monitor करते हो अपने business performance को और बिजनेस एनवायरनमेंट को, और साथ साथ अपना अडॉप्ट करते हो सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया आपसे रिलेटेड कि आप टाइम टू टाइम हर टीटीएस में रात को 8 बजे क्लास अटेंड करते हो, क्वेश्चन आंसर सीरीज अटेंड करते हो, टेस्ट देते हो,
आपकी बिजनेस प्रैक्टिस को आप फॉलो कर रहे हो, सो वो बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को तो इंप्रूव करेंगी। अभी जो आपके टेस्ट चल रहे होंगे स्कूल में, हाफ ईयरली चलेंगे, इसमें तो तुम सक्सेसफुल हो गई, बट एट द सेम टाइम आप कॉन्टिन्यूसली सक्सीड होगे फॉर द लॉन्गर पीरियड। यानी कि यही सब चीजें तुम्हें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवा देंगी, यानी कि तुम्हारी फ्यूचर परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम टाइम टू टाइम चीजों को फॉलो कर रहे हो। तो बेटा इसका भी एग्जाम्पल देख लो। एशियन पेंट कंपनी जो है वो ट्रैक करती है हाउसिंग ट्रेंड को, कि मतलब लोगों को किस तरीके के घर पसंद है, किस तरीके का इंटीरियर उन्हें पसंद है, फेस्टिवल पे किस तरीके की डिमांड है, वेदर कंडीशन कैसी है, क्योंकि पेंट से रिलेटेड हमें वेदर कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। तो वो टाइम टू टाइम देखती है और एडजस्ट करती है अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली, और इसी वजह से एशियन पेंट ने आज भी मार्केट में अपनी एक लीडरशिप एस्टैब्लिश कर रखी है। सो अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, बेटर डिसीजन, बेटर परफॉर्मेंस। तो ये थे बेटा हमारे 6 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट्स, एंड आई होप कि इतने अच्छे से आप कहीं नहीं समझ पाए होगे इन पॉइंट्स को, और हमने बहुत बढ़िया तरीके से मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और अपने जो इंपॉर्टेंस है उसको आज यहाँ पे कंप्लीट किया है, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो अपनी मैम को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ये सारी चीज़ें, अपनी मैम मतलब अपनी काजोल मैम को ज़रूर बताइएगा कि यस मैम, आज आपने जो भी कुछ पढ़ाया वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। जितने व्यूज़, जितने लाइक होते हैं उतने कमेंट्स भी मुझे दिखने चाहिए, ताकि मुझे हर एक बच्चे का फीडबैक मिल सके कि यस, मेरे बच्चों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती भी चल रही है, इसका मतलब मैं भी सही डायरेक्शन में चल रही हूँ। ठीक है बच्चा लोग, तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।